मायानगरी मुंबई के मेट्रो स्टेशन से डूब रहे हैं। साइबर सिटी गुड़गांव वेनिस बन चुका है और हिमाचल उत्तराखंड की तस्वीरें तो आप सोशल मीडिया पर देखते ही रहते हैं। दोस्तों, जितनी शिद्दत से मानसून का इंतजार हमारे किसानों को होता है, इस रिमझिम बारिश का उतना ही डर होता है गुड़गांव, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में रहने वाले इन पब गोअर अर्बन ड्वेलर्स को, क्योंकि अगर यहाँ 1 घंटा भी ढंग से बादल बरस जाए तो ये शहर कुछ ऐसे नजर आने लगते हैं। Dark clouds loomed over NCR as heavy rains lashed several parts of Delhi this morning. This image describes the state of Mumbai best. These images have come to define Bengaluru's floods. और पहले सिर्फ कुछ बड़ी सिटीज तक सीमित ये प्रॉब्लम अब सूरत, गुवाहाटी और नागपुर जैसी टियर 2 सिटीज में भी दिखने लगी है, जिसके 4 मेजर कारण हैं। इनमें सबसे पहला है नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, दूसरा है इंक्रोचमेंट और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, तीसरा है ड्रेनेज सिस्टम्स की पुअर मेंटेनेंस और चौथा है क्लाइमेट चेंज। आगे इन सब की बात करेंगे, लेकिन असल में शहरों में आने वाले ये फ्लड्स नेचुरल डिजास्टर कम और मैन मेड डिजास्टर कहीं ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कैसे हमारे हर बड़े शहर की कहानी अलग होते हुए भी एक जैसी है। वाई इंडियन सिटीज ड्राउन। मुंबई कोस्टल सिटीज में भी एक यूनिक शहर है, क्योंकि ये सिर्फ अरेबियन सी से ही नहीं घिरा हुआ, बल्कि इस शहर से 4 नदियां मीठी, दहीसर, ओशिवारा और पोइजर भी बहती है, जिनके किनारों और फ्लड प्लेन्स पर ह्यूमन इंक्रोचमेंट इस कदर बढ़ चुकी है कि कहीं कहीं तो नदियों के पास बहने के लिए सिर्फ 10 मीटर ही जगह बची है। इसके अलावा होल्डिंग पॉन्ड्स, जो अर्बन एरियाज में फ्लड और सॉइल इरोजन रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी भी यहाँ भारी कमी है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां अभी अभी आपने टेस्ला का शोरूम खुलते देखा होगा, इसके जैसे प्रोजेक्ट्स जो मीठी नदी के फ्लड प्लेन्स पर बनाए गए हैं, ये फ्लड्स के लिए एक ओपन इनविटेशन देने का काम करते हैं, क्योंकि पहले यहाँ कई छोटे छोटे नाले और वेटलैंड्स थे जो बारिश के पानी को जमीन में एब्जॉर्ब कर लेते। लेकिन जब से यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया तो इस इलाके की नेचुरल वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म हो गई और इसीलिए हर मानसून बीकेसी और इसके आसपास के इलाके में पानी भर जाना एक आम सी बात है। अब मुंबई में आने वाले फ्लड्स के लिए इस शहर की ज्योग्राफी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन हमारा उस ज्योग्राफी को अनसाइंटिफिक तौर पर डेवलप करने के चलते ही फ्लड्स की ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई है। चेन्नई और बेंगलोर को भी कुछ ऐसे ही ट्रीट किया गया है। डेवलपमेंट के नाम पर लोकल लैंडस्केप और नेचुरल वाटरवेज को बदल दिया गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि IT हब्स कहलाने वाले ये शहर और इसके ये माइटी टेक पार्क्स थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए तो चोक हो जाते हैं। चेन्नई का एग्जाम्पल भी समझने लायक है। ये शहर उस आदियार बेसिन के निचले हिस्से पर बसा है, जहां मॉनसून के टाइम बहुत बारिश होती है। इस बेसिन के अपर पार्ट में खेती की बहुत जमीनें हैं, जिनके आसपास पुराने समय से 160 ट्रेडिशनल टैंक्स या तालाब बने हुए थे, जो काम करते थे मॉनसून में कोसास थलियर नदी में आने वाले एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करने का, ताकि किसान उस पानी को आने वाले सूखे महीनों में इस्तेमाल कर सकें। इन्हें यहाँ की लोकल भाषा में इरिस कहते हैं। ये आइरिस साइज में छोटे तालाब से लेकर बड़ी बड़ी झील और रेजरवायर्स तक बड़े हो सकते थे। यही नहीं, कुदीमार माथू नाम के एक ट्रेडिशन के चलते लोकल कम्युनिटी ही इसकी साफ सफाई और मॉनसून से पहले डीसिल्टिंग का काम किया करती थी। लेकिन अब ये 100 साल से ज्यादा पुरानी प्रैक्टिस गायब हो चुकी है और इन टैंक्स की मेंटेनेंस ना होने के चलते ये फ्लडिंग रोकने का अपना काम सही से कर ही नहीं पाते। इसके अलावा साउथ चेन्नई के एक मेजर फ्लड वाटर ड्रेन पल्लीकरनई वेटलैंड्स पर हुई एनक्रोचमेंट से भी इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। इसके अलावा बेंगलुरु की बेलांदूर और वार्थर लेक्स का डिस्ट्रक्शन हो, या फिर हैदराबाद की रॉक लेक फॉर्मेशंस पर कब्जा और दिल्ली में यमुना फ्लड प्लेन्स पर बने अक्षरधाम टेम्पल और कॉमनवेल्थ विलेज तो इसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं कि कैसे डेवलपमेंट का नया मतलब ही हो चुका है कि कैसे भी शहरों की इन वाटर बॉडीज के पास बसने वाले झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीबों को फ्लड्स का जिम्मेदार बताकर उन्हें वहां से खदेड़कर उस जमीन पर कंक्रीट बिछाकर वहां कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और वो भी वहां के इकोलॉजिकल बैलेंस को ताक पर रखकर। गुड़गांव की बात करें तो यहाँ जितने भी नेचुरल वाटर बॉडीज और ड्रेनेज चैनल्स थे, उन पर कब्जा करके सोसाइटीज बना दी गई। 2018 में कैग की एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि गुड़गांव में जो 640 जोहड़ तालाब हुआ करते थे, उनमें से अब 123 ही बचे हैं। बाकियों में तो मलबा भरकर सीधे बिल्डिंग्स बना दी गई। अब इन वाटर बॉडीज की एब्सेंस में सिटी का एक्सेस वाटर आखिर जाएगा तो कहां? ऊपर से गुड़गांव के सो कॉल्ड डेवलप्ड सेक्टर्स में 70 से 80% लैंड पेव्ड है, यानी कंक्रीट से ढकी हुई है। ऐसे में पानी को जमीन में एब्जॉर्ब होने की तो जगह ही नहीं मिल पाती और इसी कारण थोड़ा ज्यादा बरस जाए तो सड़कें ही नाले में तब्दील हो जाती हैं।
इन सभी मेट्रो सिटीज की एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम डेवलपमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट में। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि इन्हीं बड़े शहरों के नक्शे कदमों पर अब हमारी टीयर 2 सिटीज भी निकल चुकी हैं। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं उन 4 कारणों की जिनके चलते हमारे ये शहर डूब जाते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स। अब बारिश तो पहले भी होती थी, लेकिन तब पानी अपने आप जमीन में समा जाता था। इसका कारण था कि हर शहर में नेचुरल नदी नालों का ऐसा नेटवर्क हुआ करता था जो शहर के पानी को वेटलैंड्स, लेक्स और फ्लड प्लेन्स तक पहुंचाने का काम करता। आप किसी भी शहर का इतिहास निकाल कर देखिए तो आपको वहां सैकड़ों ऐसे छोटे नाले, तालाब, जोहड़ और झीलें मिल जाएंगी जिनकी मदद से ये एक्स्ट्रा पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता था। गुड़गांव की ही एग्जाम्पल लें तो यहाँ जो रेन वाटर के नेचुरल नाले थे उन सब पर पाइपलाइन बिछाकर कंक्रीट डालकर उन्हें सीवर में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो भी बिना उनकी कैपेसिटी बढ़ाए। इसीलिए जब भी ज्यादा पानी आता है तो ये पाइप से चोक हो जाती हैं और रोड पर पानी भर जाता है। अब दोस्तों, हम इंसानों ने क्या किया कि जमीन के लालच में कुदरत ने वाटर को चैनल करने का जो नेचुरल सिस्टम हमें दिया था, हमने उसी को खत्म कर दिया। नंबर 2, एनक्रोचमेंट एंड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। एक स्पॉन्ज लीजिए और उस पर पानी डालिए, पानी उस स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन फिर उस स्पॉन्ज को हटाकर एक प्लास्टिक की शीट बिछा दीजिए और फिर पानी डालिए। इस बार देखिएगा कि पानी रास्ता ढूंढता हुआ बाहर बह जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे शहरों के साथ भी। अब हर शहर में लो लाइंग एरियाज, वेटलैंड्स और फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे जो नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते, और बारिश का एक्स्ट्रा पानी यहाँ इकट्ठा होता और धीरे धीरे जमीन में समा जाता। लेकिन हमने क्या किया कि वेटलैंड, लेक्स और नाले, इन सब में कंक्रीट भरकर बड़ी बड़ी कॉलोनीज, मॉल्स और ऑफिसेज बना दिए। सिटीज बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के फैलती गई, जिसमें रोड्स, कॉलोनीज और फ्लाईओवर्स तो बना दिए गए, पर ड्रेनेज, सीवेज और रेन वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसी का रिजल्ट अब ये शहर भुगत रहे हैं। आज की तारीख में शहरों में ऐसी गिनी चुनी वाटर बॉडीज ही बची हैं, और इनमें से ज्यादातर करप्ट बिल्डर्स की भेंट चढ़ चुकी हैं। नंबर 3, पुअर ड्रेनेज मैनेजमेंट। भारत में ड्रेनेज सिस्टम्स की पुअर मेंटेनेंस का सीधा मतलब है कि नालों की टाइम पर सफाई नहीं होती। इसी कारण उनमें प्लास्टिक, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन का मलबा जमा होकर उन्हें चोक कर देता है, और जब तेज बारिश आती है तो इनमें से पानी निकल ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए मुंबई को लो, हर साल बीएमसी डीसिल्टिंग के क्लेम्स तो करती है, लेकिन फिर भी कुर्ला, सियोन, दादर जैसे एरियाज डूब जाते हैं। ड्रेन्स गार्बेज और स्लज से चोक रहती हैं। दिल्ली में भी सेम ही हालात हैं। नाले सीवर लाइंस के साथ मिक्स्ड हैं और क्लीनिंग कभी टाइम पे नहीं होती। इसीलिए थोड़ी सी भारी बारिश हो जाए तो गटर का पानी रोड में आ जाता है। बेंगलुरु का हाल तो और भी बुरा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में प्लास्टिक और कचरा जमा होने की वजह से 2022 और 2025 में आउटर रिंग रोड और ये टेक पार्क्स लिटरली लेक्स बन गए थे। कहने को ये सिंपल सा लगता है कि ड्रेन्स अगर मॉनसून से पहले साफ नहीं किए तो पानी रोड पर आएगा और ये शहर डूबते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि ड्रेनेज या तो स्टेट का मैटर है या फिर इन शहरों को कंट्रोल करने वाली अर्बन म्युनिसिपल बॉडीज का, जिन दोनों के ही पास फंड्स की हमेशा कमी रहती है। यही कारण है कि ड्रेन्स की डीसिल्टिंग का ये जरूरी काम भी उतनी तेजी और फोर्स के साथ एक्सरसाइज नहीं किया जाता। नंबर 4, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कल्प्रिट है शहरों के फ्लड होने में, और ये इसलिए कि पहले मॉनसून रेन्स 2-3 महीने तक इवनली पड़ती थी, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स बदल गए हैं। कभी कभी थोड़ी ही देर में इतनी तेज बारिश हो जाती है जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स हैंडल नहीं कर पाते। हैदराबाद में 2020 और 23 में क्लाउड बर्स्ट के चलते इतनी तेज बारिश हुई जिसमें महीने भर की बरसात एक ही दिन में हो गई और ये पूरा शहर डूब गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का ये पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीम हो गया है। अब जब एक ही दिन में इतनी ज्यादा बारिश होती है तो चाहे ड्रेन्स साफ भी हो तो भी उनकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाता है और फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है। लॉसेस ड्यू टू फ्लड्स। इंडियन सिटीज में आने वाले ये मॉनसून फ्लड्स जान और माल दोनों का बहुत नुकसान करते हैं। 2005 में मुंबई फ्लड्स ने 1000 लोगों की जान ले ली थी और अकेले इस शहर ने ही 2005 से 2015 के बीच इन फ्लड्स के चलते 14,000 करोड़ का नुकसान झेला है। हिमाचल प्रदेश भी हर साल मानसून की इस मार को झेलता है क्योंकि एक तो यहाँ के पहाड़ जियोलॉजिकली अनस्टेबल हैं, दूसरा बेलगाम कंस्ट्रक्शन, नदी नालों पर कब्जा और धड़ाधड़ पेड़ काटने से यहाँ सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। 2023 इस स्टेट के लिए सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग रहा।
जब बारिश और फ्लड्स के चलते 500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 15,000 घर बर्बाद हो गए और करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 2024 में यही नुकसान 700 करोड़ था और इस साल 2025 में इस वीडियो के बनने तक ही मॉनसून 1000 करोड़ का नुकसान कर चुका है। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये तो वो डायरेक्ट लॉस है जो इन फ्लड्स के चलते स्टेट को झेलना पड़ा। अभी तो इसमें इनडायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट और रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन में होने वाले खर्च को तो जोड़ा ही नहीं गया। फैक्टली की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंडिया में इन फ्लड्स की वजह से ही ऑन एन एवरेज 1671 लोग अपनी जान खो बैठते हैं और लगभग 25,000 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस होता है, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी, घरों और फसलों को होने वाला नुकसान सबसे ज्यादा है। दोस्तों ये फ्लड्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि बिजनेसेस, लोगों की जिंदगी और पब्लिक हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म में इसके सॉल्यूशंस की प्लानिंग करें ताकि हमारी आने वाली पुश्तें भी वही प्रॉब्लम्स ना झेलती रहें जो हम आज झेल रहे हैं। तो क्या है इस विकट समस्या का समाधान? सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। साउथ एशिया में ही एक देश है साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल सिटी है सियोल। सियोल में 60-70 के दशक में हर मॉनसून फ्लड्स आते थे, जिसमें शहर के बेसमेंट्स और सड़कें डूब जाती। कारण सेम थे, रैपिड अर्बनाइजेशन के चलते नेचुरल स्ट्रीम्स कंक्रीट से कवर कर दी गई थी, जिसके बाद ये शहर बरसात का एक्सेस वाटर होल्ड ही नहीं कर पाते। इसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सख्त लेकिन जरूरी कदम उठाए, जैसे एक पूरा एलिवेटेड हाईवे ही तोड़ दिया गया, जिसके नीचे चोंगेश्वर नाम की स्ट्रीम दब चुकी थी, और भी कई नेचुरल स्ट्रीम्स और नालों को रिस्टोर किया गया, जिससे पानी का नेचुरल फ्लो एक बार फिर वापस आ गया। इन स्ट्रीम्स के किनारे हुई एनक्रोचमेंट्स को हटाकर इको पार्क्स बनाए गए। पूरे शहर में रेन वाटर स्टोरेज और अंडरग्राउंड फ्लड टनल्स का जाल बिछाया गया, जिसमें बारिश के पानी को टेम्पररीली स्टोर करके बाद में नदियों में छोड़ा जाता। इसके अलावा रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग का ऐसा हाईटेक सिस्टम इंस्टॉल किया गया जो रेनफॉल और रिवर लेवल्स के डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करके वार्निंग देने का काम करता। इन सबका असर ये रहा कि सियोल में फ्लडिंग इंसिडेंट्स काफी कम हो गए और सिटी टेम्परेचर में भी 3-4 डिग्रीज की गिरावट आई, जिससे टूरिज्म और इकोनॉमी को बूस्ट मिला। अब सबसे पहले तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स शहरों की इस प्रॉब्लम को ज्यादा तवज्जो देते ही नहीं, क्योंकि इनके लिए तो आपदा का मतलब ही होता है पैसे खाने का एक और अवसर। लेकिन अगर कोई सचमुच में इस फ्लडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो उसे हमारे सभी शहरों के लिए लोकलाइज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहला स्टेप होगा एनक्रोच्ड नदियों नालों को रिक्लेम करना। शहरों में जो पानी का नेचुरल फ्लो हुआ करता था, उसके रास्ते में आने वाले सभी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और बाउंड्रीज को हटाना। दूसरा स्टेप होना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अंडरग्राउंड स्टोरेज टनल्स का ऐसा नेटवर्क बनाना जो बारिश के एक्सेस वाटर को शहर में ही होल्ड कर सके। ग्रीन स्पेसेस, पेड़ों और ओपन पार्क्स की इंपॉर्टेंस को भी समझना होगा, क्योंकि इनसे जमीन में वाटर पर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा हर बड़े शहर में रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम्स लगाने होंगे। डेटा और एआई की इस एज में अगर टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल किया जाए तो इन फ्लड्स को प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं। कुछ मुश्किल है तो वो है अपने स्वार्थों को छोड़कर इन शहरों और समाज के बारे में सोचना, जो कि आजकल कम ही देखने को मिलता है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम चाहे कितनी ही फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स लगा ले, लेकिन इन फ्लड्स को रोकने का असली सॉल्यूशन छिपा है इन शहरों के इको एनवायरनमेंट और अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स के बीच रिलेशन के एनालिसिस में। और जब हम उसमें घुसते हैं तो पाते हैं कि हमारी कई मिस्टेक्स इरिवर्सिबल हैं, माने कि उन्हें सुधारा जा ही नहीं सकता। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में हम अपने शहरों की ये तस्वीरें सुधार पाएंगे या फिर जो जैसा चल रहा है चलता रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और ये वीडियो शहर में रहने वाले अपने हर संगी साथी को भेजें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर उनकी सोसाइटी के आगे बरसात में ये पानी जमा क्यों रहता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना न जाएं और ऐसी ही और भी इंसाइटफुल सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।